एंड वेलकम यू ऑल टू आरएम स्टडी आईक्यू। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 9 के इकोनॉमिक्स चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो है द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। ये स्टोरी जो है ना पालमपुर विलेज की, इसमें क्या बताया गया है, इस पूरी की पूरी स्टोरी में आपको एक इकोनॉमिक सिस्टम बताया गया है। कैसा सिस्टम? यह आपको एक पूरा सार देता है। किस चीज का सार देगा? एक पूरी अर्थव्यवस्था का सार दे देगा कि किस तरीके से आपकी पूरी इकोनॉमी काम करती है। एक गांव के थ्रू आपको बताया गया है इसमें। अब इसमें जानते हैं कि भाई इसकी रेलिवेंस क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी रेलिवेंस क्या है, क्योंकि यूपीएससी में आप स्पेसिफिक चीजें ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर होता है। अब इस टॉपिक में, यानी कि अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन के कंसेप्ट बताए गए हैं एक केस स्टडी के थ्रू, इस गांव की स्टडी के थ्रू। यहाँ पे रेलिवेंस क्या है इसकी? भाई एग्रीकल्चर जो है, राइट, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है उसके बारे में बताया गया है। रिसोर्सेज जितने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन सभी के बारे में बताया गया है। और ये किस तरीके से एक साथ फंक्शन कर रही है रूरल इकोनॉमी में, वो सब, ग्रामीण इकोनॉमी में, वो सब आपको इसमें बताए गए हैं। किस लिए यूजफुल है ये? भाई जीएस पेपर जो 3 आता है आपका, उसमें इकोनॉमी में आपके एग्रीकल्चर में, लैंड रिफॉर्म्स में और आपकी रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक्स में ये मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात हम यहाँ पे करें कि यूपीएससी के लिए इसमें कोई क्वेश्चन कभी आया है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, वो आपसे कहता है कि एक्सप्लेन हाउ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड, लेबर, कैपिटल शेप्स द इनइक्वालिटी इन इंडियन विलेजेस। सेकंड क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछा गया है, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आपसे पूछी गई हैं ऑन द रूरल लाइवलीहुड्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन्ड है कि भाई डिस्कस द रोल ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन इंप्रूविंग द रूरल इनकम सिक्योरिटी। इस तरीके से क्या आपके क्वेश्चंस जो जीएस पेपर 3 में पूछे जाते हैं, मेंस में या फिर एसए में, आप उनको बहुत आसानी से कर पाओगे इस क्लास के बाद। अब चलते हैं मेजरली हम पूरे टॉपिक के ऊपर कि भाई पालमपुर विलेज जो है उसके बारे में क्या कहा गया है। इसमें जो पालमपुर विलेज है ना, इस पूरे विलेज के बारे में बताया गया कि कैसा इकोनॉमिक सेटअप है इसमें। अब इकोनॉमिक सेटअप में एक सेक्टर डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर अगर प्राइमरी सेक्टर में हमने डाल दिया है तो दूसरा कौन सा सेक्टर हुआ? वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। उसमें क्या आते हैं जी? उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। यहां आ गई मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा सेक्टर कौन सा होता है? तीसरा सेक्टर आपका होता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज आती हैं। यहाँ पे सब चीजों के बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल विद कैरेक्टर्स दिए हैं, आपको समझने में भी बड़ी आसानी होगी। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो यार आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर जो है उसमें 2 तरीके की एक्टिविटीज हैं। एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और दूसरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, मतलब आपकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आएंगी। हम सबसे पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, सब में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके क्या अंदर आता है? उसके अंदर आएगा पहला लैंड, दूसरा लेबर और तीसरा कैपिटल। अब लैंड की बात करें, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको भाई लैंड तो जरूरी है। और लैंड जो है, मतलब कि जमीन जो है, वो आपकी एक स्कार्स रिसोर्स है, जो आपकी बहुत सीमित है, एक ऐसा संसाधन है जो बहुत ही कम है, ठीक है। और लैंड के बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल इस पूरी की पूरी पालमपुर विलेज की स्टोरी में दिया कि 200 हेक्टर्स का जो कल्टिवेटेड लैंड है, उससे ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप ही नहीं था। फिर यहाँ पे बात आई लेबर की। लेबर में यहाँ पे आपको बताया गया कि श्रमिक जो है, यहाँ पे डाला और रामकली के एग्जाम्पल से बताया गया कि ये लैंडलेस लेबर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लो पेड फार्म लेबर्स हैं। कैपिटल की जब बात आई, कैपिटल के बारे में यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र उठा। पहली थी सविता जो थी, उसने बोरो किए थे 3000 रुपए 24% ब्याज रेट के ऊपर। अब भाई 24% बहुत बड़ी मात्रा है। ये डेब्ट ट्रैप में फंस गई थी, बार बार उसी इंटरेस्ट को पे करते करते ये पूरा जो अपना मूल था उसको पे ही नहीं कर पा रही थी। दूसरे है भाई यहाँ पे तेजपाल सिंह, जो इसके टाटा बिरला है। इस पूरी स्टोरी में टाटा बिरला है ये। इन्होंने क्या किया, पैसा जो था उसको उधार पर दे देके उसके ब्याज से एक ट्रैक्टर खरीदा, बहुत सी अदर चीजें खरीदी और अपने यहाँ एक्सपेंशन करी। फिर है यहाँ पे एक ह्यूमन कैपिटल, मतलब टर्शरी सेक्टर की भी इसमें बात करी गई, एडिशनल जो है आपका, जिसमें यहाँ पे करीम की बात की गई।
और इसने क्या किया, कंप्यूटर सेंटर खोला, एक स्किल खोली, एक स्किल्स जो थी किसके थ्रू खोली, यहाँ पे वुमेन्स के थ्रू खोली जो ग्रेजुएट्स थी, और इसके थ्रू किया क्या, पैसा कमाया। तो मतलब ये एक सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कहानी नहीं है, ये पालमपुर विलेज में सारे सेक्टर्स को बखूबी दिखाया गया है और बड़े सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स को यूज किया गया है। जब हम बात कर रहे थे ना एग्रीकल्चर की, तो यहाँ एग्रीकल्चर में भी एक और चीज करी गई थी, वो बहुत मेजर चीज थी। क्या था, एग्रीकल्चर के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है आपका, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर में क्या था, एग्रीकल्चर। इसी एग्रीकल्चर के अंदर हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और उससे भी कितना फायदा हुआ, ये सब चीजें इसमें बखूबी दिखाई गई हैं। अब चलते हैं पूरी स्टोरी और पूरे फैक्ट्स की तरफ। देखिए यहाँ पे फार्मिंग जो थी उसको मेनली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बताया गया, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीजें बताई गई, खेती से क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे इस चैप्टर में बताई गई है। यहाँ पे बोला गया सबसे पहले, देखिए लैंड जो है ना वो आपका फिक्स्ड है। 960 में जो लैंड था वो वहां से बचा ही नहीं था अंडर द कल्टीवेशन, और लैंड जो है यहाँ पे कंस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे बहुत कम है, सीमित है। इसीलिए इस लैंड के ऊपर बताया गया कि अगर एग्रीकल्चर की बात आए तो यहाँ पे खेती जो है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। एक ही फसल को मत उगाओ, बहुत सारी फसल जो है 3 या 2 आप इकट्ठी फसल लेकर उनको उगाइए, उनसे क्या करिए, खेती में 2-3 फसल एक साथ उगाइए, ताकि मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम हो। जैसे ज्वार और बाजरा हुआ, एक सीजन में जो 2 चीजें इकट्ठी उग सकती हैं, जैसे खारिफ और रबी आपके 2 मेन सीजन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी बताया गया। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किए गए थे। अब ये हरित क्रांति जो थी 1960 में आई, और यहाँ पे बहुत सी मेजर चेंजेस लेकर आई। और सबसे ज्यादा हमारे कहाँ पे, कौन से सेक्शंस में आप सबसे ज्यादा फायदा इसका देखते हैं, यूपी, पंजाब, राजस्थान, इन सभी के अंदर ज्यादातर हम इसका फायदा देखते हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, आपका HYV सीड्स यूज हुई थी, अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे, पेस्टिसाइड्स यूज हुए थे, ठीक है, वीडिसाइड्स यूज हुए थे, ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम लेकर आया गया था। ये सारे ही चीजें यहाँ पे बहुत बखूबी की गई थी। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कि भाई इंक्रीज हुई थी वीट, ठीक है, 300 किलोग्राम हेक्टर से 3200 किलोग्राम हेक्टर की तरफ, और HYV सीड्स अडॉप्ट करने पे। देखिए अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको बताऊं थोड़ा बहुत, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था वीट की प्रोडक्शन से, फिर सेकंड जो था उसमें राइस को भी ऐड किया गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो था कि भाई किस तरीके से आपके लैंड में किस तरीके से एग्रीकल्चर में लैंड की बात की गई, जो कि आपका फिक्स्ड है, ठीक है। उसके अलावा बताया गया कि अगर आपका फिक्स्ड लैंड है तो आप किस तरीके से उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, और यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी बताए गए। अब है आर्ट एंड क्रिएटिविटी, किस तरीके से बखूबी यहाँ पे जो चीजें थी वो प्रोडक्टिविटी को पुश मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था, हरित क्रांति जो आई थी, यहाँ पे एक केस स्टडी है। कैसे भाई, यहाँ पे जो क्रॉप्स थी ना उसके बारे में बात की गई है, और वो कौन से ईयर में आई थी उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे क्रॉप की बात करूं मैं पल्सेस की, तो पल्सेस 10 मिलियन टन थी, और उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो आज 24 मिलियन टन से ये इंक्रीज हो चुकी है। वीट की बात करें, वीट भी 10 मिलियन टन तब के समय पे प्रोड्यूस हो रहा था, और आज के समय पे 113 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि भाई इधर जो है आपका ये 1965 टू 66 का एक टाइम पीरियड है, और ये आज फिलहाल हाल का ही समय है जहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखें तो भाई यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा उसने बेनिफिट दिया वीट को। मैंने आपको बताया हरित क्रांति गेहूं से ही शुरू हुई थी, बट लेस इम्पैक्ट ऑन दी पल्सेस। पल्सेस पे बहुत कम इफेक्ट दिया, क्योंकि पल्सेस जो था उसका मेजर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप था ही नहीं, ठीक है। अब इसकी डाउनसाइड की बात करें, यहाँ पे ओवर यूज हुआ था फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। मैन्योर नहीं था, फर्टिलाइजर थे, केमिकल प्रोडक्ट्स थे, जिससे आपकी जमीन जो है ना बंजर बनने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। सॉइल खराब हो जाती है, मतलब मिट्टी जो होती है वो बंजर बनने लग जाती है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो कम होने लग जाता है, नीचे जो आपका ग्राउंड वाटर होता है वो डिप्लीट होने लग जाता है, स्पेशली इन द पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये इफेक्ट कहाँ पे देखे गए, पंजाब और आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसके प्रभाव देखे गए।
अब इसमें बात आती है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी की, जो बहुत बड़ा इसका टॉपिक रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा हेक्टर्स में यानी कि लैंड था, ऐसे भी लोग थे जिनके पास लैंड नहीं था, वो लेबर्स अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, लैंडलेस लेबर थे वो लोग, और वहाँ पे बहुत कम वेजेस पे अपनी सर्विसेज को वो प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें बात उठती है कि भाई यहाँ पे 1/3 जो फैमिलीज है ना, मोस्टली वो दलित थी और यहाँ पे वो लैंडलेस लेबर की तरह काम कर रही थी। मेजॉरिटी जो है 240 फैमिलीज जो थी ना यहाँ की, वो स्मॉल फार्मर्स थी, ठीक है, और उनके पास 2 हेक्टर से भी कम की जगह थी। यहाँ पे 60 फैमिलीज जो थी ना, वो मीडियम और लार्ज अपने लैंड होल्डिंग्स को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। ये कहाँ इंपॉर्टेंस रखेगा आपका? जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3, ये दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई? यहाँ पे एग्रीगेरियन इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को दिखाएगा, ठीक है। की डिबेट्स टू दी लैंड रिफॉर्म्स में डिबेट्स वो जो आपके टॉपिक है इससे में और इन सभी चीज़ों में अदर्स में कवर हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और पॉवर्टी एलिवेशंस के बारे में बात करेगा कि पॉवर्टी इरेडिकेशन एलिवेशन कैसे हो सकती है, गरीबी जो है किस तरीके से हटाई जा सकती है। अब बात आती है कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट की। अब यहाँ पे रूरल क्रेडिट और कैपिटल रिक्वायरमेंट की इस चैप्टर में बात उठी थी, राइट, जहां पे स्मॉल फार्मर्स जो है डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेस पे। यहाँ पे सविता की बात उठी। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सविता जो है यहाँ पे पैसे उधार लेती है, कितने? 3000, और ये कितने परसेंट के ब्याज पे लेती है? 24% के ब्याज पे। और ये ऑलरेडी फोर्स्ड लेबर है, कहीं पे एक काम कर रही लेडी है, इसका मतलब है यहाँ पे ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। ये बार बार इसमें 24% ब्याज ही पूरा कर पाती है और इसका जो मूल है उसको दे ही नहीं पाती। स्मॉल फार्मर्स यही इन चीज़ों में फंस जाते हैं, इन डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो करते क्या है यहाँ पे, वो पहले से ही फोर्स लेबर होते हैं और बहुत मोटे ब्याज दर पे वो पैसे को उठाते हैं। इनफॉर्मल लोग जो होते हैं, जैसे आपके लाला वगैरह पुरानी मूवीज में अगर आपने देखा होगा, इसी तरीके से यहाँ पे पैसा उधार दिया करते थे। हाई इंटरेस्ट रेट होता था, एक्सप्लॉइटिव टर्म्स होती थी, बोलते थे आपको 1 महीने में चुकता करना पड़ेगा और ब्याज दर आपका इतना है। लार्ज फार्मर्स, वरना कहते थे कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। लार्ज फार्मर यूज द सरप्लस फॉर द री इन्वेस्टमेंट, ट्रैक्टर्स हुए, सेविंग्स हुई और लैंडिंग्स हुई, इन सभी के लिए इन लोगों ने, लार्ज फार्मर्स ने क्या किया, जो सरप्लस था ना और ज्यादा अपना एक्सपेंड करने के लिए यूज किया। जैसे ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, या फिर और सेविंग्स करी, या फिर उधार पैसा देना शुरू कर दिया। यहाँ पे है सेल ऑफ सरप्लस। देखिए सेल कौन कर पा रहा था? अपनी जो प्रोडक्शन है, जो भी उन लोगों ने खेती बाड़ी से चीजें करी थी, उन चीजों को सेल यहाँ पे कौन कर पा रहा था? तो लार्ज और मीडियम आपके जो फार्मर्स थे ना, वो तो अच्छे से रायगंज में मार्केट में सेल कर पा रहे थे। इसी के पालमपुर के पास एक रायगंज मार्केट है, ठीक है, और अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और री इन्वेस्ट कर करके और एक्सपेंड किए जा रहे थे। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस तरीके से आपके फार्मर्स को ना, जो लार्ज फार्मर्स थे, उनको बेनिफिट किया था। स्मॉल फार्मर्स क्या कर रहे थे? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर पा रहे थे बेचारे, अपने खुद के खान पीन के लिए ही उसको यूज कर रहे थे। और नेग्लिजिबल सरप्लस था, नामात्र का एक सरप्लस उनको मिल रहा था, नामात्र का एक पैसा उनको मिल रहा था। इकोनॉमिक इंसाइट इनका क्या शो करता है कि भाई यहाँ पे इकोनॉमिक लिंकेजेस जो है सरप्लस को और कैपिटल फॉर्मेशन को ये शो कर रहे हैं, किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हुई थी लार्ज फार्मर्स के लिए। अब अगर हम बात करें, ये थी हमारी पूरी फार्मर्स की एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फार्म्स अगर हम बोले नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बारे में, वो क्या है? यहाँ पे जो नॉन फार्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है ना, वो क्या है? रूरल डाइवर्सिफिकेशन को दिखाती है कि रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एक प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर पे बेस्ड नहीं है, एलाइड एक्टिविटीज भी है, उससे जुड़ी हुई और एक्टिविटीज भी हैं। ओनली 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इन द इनफॉर्मल और इनफार्म वर्क। इनफार्म वर्क मतलब कि जो खेती के अंदर नहीं जाना था उनको, जैसे डेयरी, ठीक है, यहाँ पे आपका एनिमल हस्बेंड्री आ गया, जहाँ आपने गाय और भैंस रखी हुई है, उनका दूध जो है आप बेच रहे हैं। यहाँ पे मिल्क जो है सोल्ड किया जाता था शाहपुर में और यहाँ पे अदर सेंटर्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात उठी कि यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुली हुई थी। उस पालमपुर गांव में और क्या क्या चीज़ थी कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ करती थी। और मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से थी? यहाँ पे आपके यहाँ पे जैगरी मतलब कि यहाँ पे गन्ना जो था, उस गन्ने से एक गुड़ को बनाकर आपके यहाँ पे प्रोडक्शन जो थी की जाती थी।
फिर आती है बात ट्रेड की कि भाई यहाँ पे लोकल शॉपकीपर्स जो थे वो अपनी गुड्स को बेचते थे सिटीज में जाकर। यहाँ पे सर्विसेज की जब बात आई तो सर्विस यहाँ पे बहुत ही सुंदर करीम अपनी ऑपरेट कर रहे थे। किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, यहाँ पे कंप्यूटर्स जो है उसकी क्लासेस दे रहे थे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और यहाँ पे अदर सर्विसेज यानी कि वुमेन्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे थे। और वो सर्विसेज क्या थी कि कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करना वहां के आसपास के लोगों को। ट्रांसपोर्ट क्या था कि भाई किशोर जो थे वो बफेलो कार्ट, मिल्क ट्रांसपोर्ट, इन सभी के लिए अपने जो एनिमल हस्बेंड्री में आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत से पशु जो होते हैं उनको यूज कर रहे थे। किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के लिए भी, ठीक है। और यहाँ गवर्नमेंट का जो यहाँ पे और भी अदर चीजें बताई गई कि भाई गवर्नमेंट का जो लोन था उसको सक्सेस था वो एक तरह से एक माइक्रो क्रेडिट के लिए, छोटे छोटे आपके लोन्स के लिए। देखिए अगर आपके यहाँ पे कोई भी आपका डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी सिर्फ इतनी थी कि पालमपुर विलेज जो है किस तरीके से पूरी इकोनॉमी को दर्शा रही थी। जो इकोनॉमी होती है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर होता है और दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर मतलब कि अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको दिखाया गया कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन पालमपुर विलेज को एक बेनिफिट किया था। फिर नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ थी, जिस तरीके से आपकी डेयरी थी और अदर एक्टिविटीज़ थी, उसने कैसे यहाँ के लोगों को बेनिफिट किया, जो सिर्फ 25% लोग थे यहाँ पे उससे जुड़े हुए। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यहाँ पे लोग थे जो लोग कर क्या रहे थे, गन्ने से अपना एक गुड़ की प्रोडक्शन करके वहाँ पे बेच रहे थे। ऐसे ही थर्ड सेक्टर जो आपका है टर्शरी सेक्टर, उसकी बात की गई जहाँ पे आपके लोग जो थे वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। ये सभी चीज़ों की बात इस पूरी पालमपुर विलेज में हुई। ये पूरी की पूरी जो चैप्टर था इसमें सार दिया गया है आपके इकोनॉमिक्स का। आपको कोई अगर डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। ये क्लास यहीं पे एंड होती है। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।